नमस्ते दोस्तों। आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी तीखे लेख का विश्लेषण करने वाले हैं। ये लेख सीधा हमारे लोकतंत्र, चुनावी वादों और सबसे जरूरी चीज यानी आपके और हमारे टैक्स के पैसे पर कुछ बड़े सवाल उठाता है। हमारा काम यहाँ किसी की साइड लेना नहीं है, बल्कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन दावों और आंकड़ों को देखना है जो इस लेख में सामने रखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जो शायद कभी ना कभी आपके भी दिमाग में जरूर आया होगा। सवाल यह है कि चुनाव जीतने के बाद अचानक से राजनेताओं के पास इतने करोड़ों की संपत्ति आखिर आ कहां से जाती है। देखिए, जब चुनाव का मौसम आता है ना, तो हर पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, सड़क, शिक्षा, रोजगार के बड़े बड़े वादे करती है कि चुनाव खत्म होते ही सबसे तेज बदलाव जनता की जिंदगी में नहीं, बल्कि खुद इन नेताओं के बैंक अकाउंट्स में दिखता है। सोचिए, लेकिन चुनाव से पहले एक आम उम्मीदवार के पास अक्सर क्या होता है? एक गाड़ी, एक घर और थोड़ी बहुत बचत, राइट? लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही समय बाद चमत्कारिक रूप से उनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी और गाड़ियां आ जाती हैं। कि ये जो रातों रात अमीरी आती है ना, ये असल में हमारे टैक्स और देश के विकास वाले पैसे से आती है, जिससे ये नेता अपनी लग्जरी और प्रचार पर खर्च करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हवाई बातें हो गई, लेकिन नहीं, वो सच में आपका ध्यान खींचेंगे। उन्होंने वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी की संपत्ति का उदाहरण दिया है। 2012 में उनकी घोषित संपत्ति करीब 11.79 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2024 के हलफनामे तक आते आते ये आंकड़ा बढ़कर सीधा 38.81 करोड़ रुपए हो गया। सिर्फ एक दशक के अंदर ये एक बहुत ही भारी उछाल है। और वो ये भी पूछते हैं कि क्या इसी समय सीमा में किसी आम आदमी या मिडिल क्लास इंसान की संपत्ति में ऐसी कोई ग्रोथ हुई है? जवाब हम सब जानते हैं। अब जरा इस लगभग 38 करोड़ के फिगर को थोड़ा डिकोड करते हैं। स्रोत के मुताबिक 2024 के नामांकन में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो अचल संपत्ति है, यानी जमीन, जायदाद, खेत वगैरह, और 20 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसमें करीब 180 अलग अलग शेयर बाजार की कंपनियों में निवेश शामिल है। इसके साथ ही उनकी पत्नी के नाम पर भी 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्ज है, जिसमें भारी इन्वेस्टमेंट और गहने वगैरह शामिल हैं। कि राजनीति में आर्थिक प्रगति कितनी तेजी से होती है। चलिए, अब नेताओं की पर्सनल वेल्थ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पब्लिक मनी, यानी सरकारी खजाने के खर्च की। यहाँ 99, जी हाँ 99। स्रोत के अनुसार 2014 में पदभार संभालने के बाद से अप्रैल 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 99 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं और करीब 79 देशों का दौरा किया है। वीआईपी यात्राओं पर जो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, क्या देश को उसके बदले में सच में कोई ठोस कूटनीतिक या जमीनी फायदा मिला है? और बात सिर्फ विदेश यात्राओं तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। लेखक का तर्क है कि जब भी देश में चुनाव आते हैं, तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये सभी राजनीतिक दल अपनी रैलियों और प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए ऐसे ही फूंक देते हैं। लेखक का ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि इस अथाह खर्च का कभी कोई स्पष्ट हिसाब किताब जनता के सामने नहीं आता। उनका सीधा सा पॉइंट ये है कि जो पैसा असल में स्कूलों, अस्पतालों और राष्ट्रीय विकास में लगना चाहिए था, वो सिर्फ राजनीतिक प्रचार और होर्डिंग्स में उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ से ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला मोड़ लेता है। हम अर्थशास्त्र के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर की कीमत कहते हैं। कि जो पैसा राजनीतिक पार्टियां अपने एक चुनाव प्रचार में खर्च कर देती हैं, मान लीजिए करीब 500 करोड़ रुपए, अगर वही पैसा सीधे आम जनता की भलाई में लगा दिया जाए तो क्या होगा? जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होगा? चलिए इसका थोड़ा गणित समझते हैं। 2025-26 के अनुमानों के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में एक पौष्टिक थाली की औसत कीमत लगभग 28 रुपये 85 पैसे आती है। अब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान रखने के लिए मान लेते हैं कि दोपहर और रात के खाने का खर्च 30-30 रुपये है, तो मतलब एक इंसान के लिए 2 वक्त के अच्छे भोजन का बजट हुआ सिर्फ 60 रुपये प्रतिदिन, राइट? अब इस 60 रुपये वाले फिगर को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि वो 500 करोड़ रुपए इस 60 रुपये के हिसाब से क्या कमाल कर सकते हैं। ये सच में आंखें खोलने वाली है। अगर उन 500 करोड़ रुपयों को सिर्फ लोगों के खाने पर खर्च किया जाए तो सोचिए क्या होगा। पहला विकल्प देखिए, आप लगभग 22.8 लाख लोगों को पूरे 1 साल तक दोनों वक्त का पौष्टिक खाना खिला सकते हैं। दूसरा विकल्प, 1 लाख लोगों को 22 साल से भी ज्यादा समय तक खाना मिल सकता है। और अगर तीसरे विकल्प की बात करें, यानी मिड डे मील की तरह सिर्फ एक वक्त का भोजन, तो 45 लाख से ज्यादा लोगों का पेट पूरे 1 साल तक भरा जा सकता है। इस पावरफुल गणित के जरिए कि नेताओं की फिजूल खर्ची की असल कीमत लाखों गरीबों को अपनी भूख से चुकानी पड़ती है। अब इन जमीनी हकीकतों और भोजन के गणित को देखने की एक्सपायरी डेट पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। आपने 2047 तक विकसित भारत का नारा तो हर जगह सुनाई होगा, है ना? कि जो नेता आज ये वादे कर रहे हैं,
उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक उनकी खुद की उम्र लगभग 97 साल के करीब क्या इन वादों के सच होने की कोई गारंटी है या ये बस एक और लुभावना चुनावी नारा है? और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस पड़ताल के बिल्कुल आखिर में आ गए। मतदाताओं से एक बहुत ही तीखी अपील करते हैं। वो कहते हैं कि हमें धार्मिक विभाजन या हिंदू मुस्लिम के झांसे में नहीं आना चाहिए। इसके बजाय हमें बेरोजगारी और भूखमरी जैसे असली और जमीनी मुद्दों पर वोट करना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक सारे लोग एक साथ रहेंगे, ये पार्टियां उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तो ये था इस पूरे लेख का विश्लेषण। अब सवाल आपके लिए है, अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आप किस चीज को चुनेंगे? धार्मिक मुद्दों को या फिर इन सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों को? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहिए।